हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से एक बार आप सभी का आईएसएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। एंड आई होप, आशा करता हूं कि आप कंटिन्यू इसी इंटरेस्ट के साथ मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे कोर्सेज को कर कर आप कंपनी में इंटरव्यू के लिए और कंपनी में काम करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। सो थैंक यू सो मच आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए। सो गाइज़, आज आपको दिख ही गया है स्क्रीन पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम इनकम टैक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एग्ज़ाम पर्पस से तो, इंटरव्यू से पर्पस से तो इम्पोर्टेंट है ही, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे। आपके हर जगह जो भी आपके गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि टैक्स से रिलेटेड हैं उसमें आपको 100% ये हेल्प करेंगे। सो गाइज़, चलिए क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उनके दिए हुए आंसर्स, उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के आंसर भी हम पूछेंगे। मैं आंसर जो दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। देखिए गाइज, इनकम टैक्स इंडिया में हमारा जो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन आई थिंक 295 हमें ऑर्डर देता है कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है सीबीडीटी, वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने अधिकारों को टाइम टू टाइम लॉ में चेंज कर सकता है। सो गाइज, इसमें हम यहाँ पर बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकर्स बैंक है, ये बैंकों के लिए चीज़ें डेवलप करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, यानी कि साथ के साथ देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको फुल फॉर्म भी याद करा रहा हूँ मैं। सेबी क्या है, हमारी प्रतिभूतियों को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर देखता है। सीबीडीटी यानी कि ये रेस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रिंग इनकम टैक्स इन इंडिया। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है, जितना भी इंडिया और आउटसाइड इंडिया जितना भी हमारा फाइनेंस से रिलेटेड देख रेख है, सारा का सारा ये करता है। सो गाइज, इसका आंसर है हमारा एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। दो डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर टैक्स के। पहला है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि डायरेक्ट टैक्स को हैंडल करता है। इनकम टैक्स, टीडीएस, एफबीटी, गिफ्ट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारा का सारा डायरेक्ट टैक्स के डिपार्टमेंट में आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ये इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट को हैंडल यूज़ करता है। और जितना भी हमारे देश की जो टोटल टैक्स की अर्निंग होती है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से जो होती है वो हमारी होती है 24% और इनडायरेक्ट टैक्स से 76%। चलिएगा, इस आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विच फॉर्म इज यूज बाय इंडिविजुअल टू फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। इंडिविजुअल के लिए इंडिया में कौन सी रिटर्न फाइल की जाती है। ITR फिर फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, ITR 1, ITR 4, ITR 6 या ITR 7। तो हम बात करते हैं ITR 7 जो यूज़ की जाती है, यह यूज़ की जाती है ट्रस्ट टेम्पल के लिए। ITR 6 यूज़ की जाती है कंपनीज के लिए। ITR 4 यूज़ की जाती है बिजनेस के लिए। और प्रिजम्पटिव इनकम सेक्शन 44 AD 1, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। और ITR 1 यूज़ की जाती है सैलराइज पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए। तो हमारा पहला प्रीफरेंस क्या रहेगा, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ITR 1। इनकम टैक्स रिटर्न 1 फाइल की जाती है इंडिविजुअल जो इनकम कमाते हैं सैलरी से, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी से, और वो इनकम कमाते हैं अदर सोर्सेज से जिसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम शामिल होती है, और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज़। एंड इसका पूरा का पूरा टोटल मिलाकर आपका 50 लाख रुपए से कम होना चाहिए। मेरा मेन मोटिव यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस तो आपको समझाना है ही, उसके साथ साथ किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, ये चीज़ भी मेरा मेन इंपॉर्टेंट है आपको बताना। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखिए और देखिएगा फिर आपको कितनी नॉलेज इसमें मिलती है। थर्ड क्वेश्चन में खेलते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स फ्रॉम इंडिविजुअल बिलो 60 ईयर ऑफ एज। भारत में अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 60 साल से कम के लिए कितनी एग्जेम्पशंस रखी गई है इनकम की। 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो 10 लाख का तो स्ट्रक्चर कहीं नहीं है, 5 लाख का भी नहीं, 2.5 और 3।
बिल्कुल आपने सही आंसर दिया है, 2.5 लाख, यानी कि 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक अगर आप इनकम अर्न करते हैं तो आपका किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। चलिए गाइस आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको ध्यान से समझना है। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स इन इंडिया? सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 24 या सेक्शन 10? सो गाइज देखिएगा, इसका आंसर बिल्कुल आपने सही दिया है, सेक्शन 24। जब आप हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर सैलरी के बाद, तो मैंने उसमें बताया है कि इफ़ एनी पर्सन अर्न रिसीव इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी आफ्टर अवेलिंग डिडक्शन सेक्शन 24A, यानी कि जो सेक्शन 24 है, जितना भी आपने हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कर रही है सिंगल या मल्टीपल, उसमें से सेक्शन 24A क्या बताता है, 30% डिडक्शंस का प्रावधान वो हमें बताता है। तो यहाँ पर जो है जो भी बात आएगी वो सेक्शन 24 में आएगी। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एसेट्स? पूंजी एसेट्स, कैपिटल एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? रेजिडेंट हाउस प्रॉपर्टी? नो। प्लांट एंड मशीनरी यूज फॉर बिजनेस? गोल्ड हैज एज अ पर्सनल एसेट्स या ऑल ऑफ अबव? तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी, गोल्ड, अगर हम इसकी बात करें तो जब ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैपिटल एसेट्स ये सारी की सारी हमारी हो गई। चलिए 6 की बात करते हैं। What is the standard deduction amount allowed for salaries individual in India for the financial year 23-24, 24-25? सो गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है वो हमारा यहाँ पर एग्जैक्टली सेक्शन 16 वाली जो डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अच्छा गाइज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सही करते हैं। देखिएगा, इसमें 2 क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन के आंसर भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। यदि हमें पूरे ऑल ओवर डिडक्शंस की बात की जाएगी, चाहे वो 24-25 है चाहे 23-24 है, तो 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम डिडक्शन है हमारी 80C 80D ये सारी की सारी मिलाकर। और अगर हमारी सैलरी पर अगर डिडक्शंस पूछी जा रही है, सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पूछी जा रही है, तो सेक्शन 16 वह हमारी 50,000 है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 22-23 की तो वो 40,000 थी और अब हमारी जो है वो 50,000 है। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चंस इसमें ऐड कर दिए हैं। जो टोटल डिडक्शंस अलाउड की जाएगी वो 1.5 लाख रुपए है और अगर सैलरी पर डिडक्शन हमसे पूछी जा रही है तो 50,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए 7th की बात करते हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया? हु इज़ रिक्वायर्ड, कौन रिक्वायर्ड है भाई एडवांस टैक्स हमें पे करना है? ओनली सैलरी इंडिविजुअल, ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, बोथ सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ओनली सीनियर सिटीजन? तो बहुत सिंपल आंसर है ये, बोथ सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल आर एलिजिबल टू पे एडवांस टैक्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इसको 4th इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। व्हाट इज द रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? इसे LTCG, ये कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। टैक्स ऑन द सेल ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, 5%, 10%, 15% या 20%। तो इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 5% हमारा टैक्स जो है वो स्ट्रक्चर्स जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे बात करें। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर डिडक्शन अलाउड फॉर डोनेशन मेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? यानी कि देखिए गाइस, अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत अर्निंग कर रहे हैं, तो आप देखते हैं फिर पैसा कमाने का नहीं, फिर हम दान करते हैं। तो पैसा दान करेंगे तो सरकार क्या बोलती है, भाई अगर आप पैसे दान कर रहे हो तो हम आपको क्या करेंगे? भाई लॉ के अकॉर्डिंग आप इंडिया में इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, दान कर रहे हैं, तो लोगों को भी आपसे थोड़ी सी दुआएं मिलनी चाहिए। तो सरकार क्या बोलती है, भाई हम आपको दुआएं वाला काम करके देंगे, क्या कहीं भी आपको छूट देंगे। अब छूट क्या है? सेक्शन 80C 80D 80G या 80TTA।
तो सेक्शन 80 TTA तो ये हमारा इंटरेस्ट स्ट्रक्चर में आ जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल इसका आंसर बिल्कुल आपने सही दिया। 80G में जो है जो भी आप डोनेट करते हैं वो सारा का सारा हमारा आ जाता है। 80D में मैं आपको बता दूं तो इसमें मेडिकल स्ट्रक्चर्स आपके कवर होंगे, और 80C में आपका यहाँ पर LIC, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है, ये सब चीज़ों में आपने ट्यूशन्स फीस इसकी आपको डिडक्शंस यहाँ पर मिलेगी। चलिए, आई होप आपको बहुत इन्जॉय हो रहा है, आप इन्जॉय कर रहे हैं, क्वेश्चंस में नॉलेज भी आपको मिल रही है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट कैन बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। यदि आप ITR भरते समय आप 80C का क्लेम लेना चाहते हैं, आपने LIC कराई है, कुछ भी कराया है, तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट कितना आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं। बिल्कुल 1.5 लाख रुपए की आपको सरकार क्या करती है, छूट देती है। चलिए 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हु इज़ एलिजिबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया। गाइज बहुत आसान है, बहुत सिंपल है भाई। कौन एलिजिबल है इनकम टैक्स रिटर्न इन इंडिया? ओनली सैलरी इंडिविजुअल, ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल अर्निंग टैक्सेबल इनकम, ओनली सीनियर सिटीजन। सो गाइज ऑल इंडिविजुअल अर्निंग टैक्सेबल इनकम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो आप सभी सही बताएंगे। चलिए 12 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल विद एन एनुअल इनकम बिटवीन 2.5 लाख टू 5 लाख इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, 0 से 2.5 लाख हमारा 0, 2.5 से 5 हमारा कितना है 5%। तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो 5%, फिर 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, 12.5 से 15, ये हमारे स्लैब रेट है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। चलिए, व्हाट इज़ द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर इंडिविजुअल इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, 23-24। तो देखिएगा गाइज, यहाँ पर हम बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर जस्ट हम इसको चेंज भी कर देंगे तो 30 जून, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 31 दिसंबर 2023, तो इसे हम 24 कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइस देखिएगा यहाँ पर मैक्सिमम क्या है कि डिपार्टमेंट कई बार डेट इंक्रीज करता रहता है, बढ़ाता रहता है, तो हमें जो मेन है वो बढ़ाने वाली नहीं, हमें मेन चीज़ बात करनी है। बिल्कुल आपने सही कहा, 31 जुलाई जो है 2024 इसकी लास्ट डेट है रिटर्न भरने की। ठीक है, आप इसको 24 समझ लीजिए। 14 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन अंडर द सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया। इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, ये मैं आपको कई बार आपको बता चुका हूँ लेक्चर देते समय। तो 25,000 रुपये तक का स्ट्रक्चर है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 5वां जो हेड है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट, या ऑल ऑफ अबव। सो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑल ऑफ अबव, ये रेंटल फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है किराए की ज़मीन को किराए पर दे देना, सब लेटिंग इनकम। चलिए 16 की तरफ बात करते हैं यहाँ पर। व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम दैट इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सीनियर सिटीजन इन इंडिया। सो गाइज 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो यहाँ पर कितना है 5 लाख रुपए जो है वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। 17 की बात करते हैं। अंडर, ये लीजिए, चलिए इसका आंसर भी आ गया। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट आर इनकम्स अर्न एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट फ्रॉम इंडिया इन टैक्स। तो देखिए सेक्शन 10 ही है, मैंने आपको बता दिया। What is the penalty for late filing of income tax return in India for the financial year। देखिए 22-23 की जो पेनल्टी की बात करें तो यहाँ पर 22-23 की पेनल्टी है 5,000 रुपीज़। 23-24 की बात करेंगे तो मैक्सिमम पेनल्टी है 10,000 रुपये। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए 19 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज़ नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया। और पहले थोड़ा समझ लेते हैं भाई। रेजिडेंट हो गया, रेजिडेंट के लिए भाई इतने दिन हमारे इंडिया में रहा हो, एटलीस्ट 182 डेज स्टे इन अ प्रीवियस ईयर, और पिछले 4 सालों में हम देखते हैं पहले भाई 60 दिन रहा हो और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो, तो वह इंडिया का रेजिडेंट हो गया। नॉन रेजिडेंट या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो ये सारी टर्म्स हैं। तो पहले कह रहा है इनकम अर्न फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया, सैलरी रिसीव फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इन इंडिया, और इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया।
यस एग्जैक्टली, आपने सही दिया है। इनकम अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया नॉट टैक्सेबल फॉर नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। कोई मतलब ही नहीं है भाई। क्या बोलता है हमारा लॉ? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961, इफ एनी पर्सन अर्न और रिसीव इनकम फ्रॉम इंडिया और आउटसाइड इंडिया, he will be able to pay tax that on income, but वह इनकम अर्न कहाँ से होनी चाहिए? जनरेट फ्रॉम इंडिया। चलिए 20 की बात करें यहाँ पर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन अ होम लोन फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेक्शन 24B ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। सो गाइज इसका आंसर एग्जैक्टली 2 लाख रुपीज़ तक। Who is the required to get their accounts audited under the Income Tax Act in India? Only individual, only company, both individual and company, only partnership firm. Guys अगर ऑडिट की बात आएगी तो बिल्कुल बहुत इंडिविजुअल एंड कंपनीज। यहाँ पे हम बात करें तो ऑडिटिंग के लिए फॉर्म 3CA, फॉर्म 3CB, फॉर्म 3CD, ये तीनों ही हमारे जो है ऑडिट के फॉर्म होते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, कई बार पूछे भी जाएंगे, ठीक है। 22 की बात करें यहाँ पर, व्हाट इज़ द रेट ऑफ सरचार्ज? देखिएगा गाइस, टैक्स अलग है, सरचार्ज अलग है, सेस अलग है। टैक्स हमारे इनकम पे कैलकुलेट किया जाएगा, सरचार्ज हमारे टैक्सेबल अमाउंट पर चार्ज किया जाएगा। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल ऑन इंडिविजुअल हैविंग अ टोटल इनकम एक्सीड 2 करोड़ इन इंडिया? यदि इन फाइनेंशियल 22-23, 23-24 कोई इशू नहीं है। 10%, 15%, 20%, 25%। तो गाइस देखिएगा 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का 10% है, 2 करोड़ रुपए पे बिल्कुल 25% जो है वो हमारा सरचार्ज जो है वो एप्लीकेबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया? सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव एंड बिजनेस इनकम। तो इसका आंसर तो बड़ा सिंपल सा है, आप दे सकते हैं गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव्स। अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स कैन अ टैक्स पेयर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कैपिटल लॉसेस इन इंडिया? सो गाइस देखिएगा, सेक्शन 24 में आपको बता चुका हूँ प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर, 80G में आपको बता चुका हूँ क्या? डोनेशन। 80C और सेक्शन 70 बचता है, तो सेक्शन 70 इसका आंसर है। एंड वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर इनकम अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 या 23-24, 10, 20, 30, 40। सो गाइज ये क्वेश्चंस जो है मैं आपके लिए आंसर इसका छोड़ रहा हूँ। सो इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आप देंगे। एंड आई होप आपको ये 25 क्वेश्चंस जो हैं, 25 क्वेश्चन ही करीब करीब हमने मान लीजिए 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और आपको बहुत अच्छा लगा, नॉलेज आपकी बढ़ी। इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा। मैं डेली बेसिस पर आपके लिए MCQ क्वेश्चन जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड है, TDS से रिलेटेड है, GS से रिलेटेड है, हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, मैं आपके लेकर आता रहूँगा। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ध्यान रखिए गाइज।